हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जैसे विजन की 20 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। बाकी जो 19 फरवरी की जो बची हुई शॉर्ट न्यूज थी वो मैं इसके एंड में करा दूंगी आपको, ठीक है। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3 IMI 3, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी। देखो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मिशन इंद्रधनुष है क्या एक्चुअली में, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम था वो 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम यही था कि हम क्या कर सके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एंश्योर कर सके। मतलब कि वो बच्चे जिनकी एज 2 साल तक की है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो भी नेसेसरी वैक्सीन है ताकि उन्हें हम डिजीजेस से प्रिवेंट कर सके, तो उनको वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कराई जाए और उनको वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष इसलिए था ताकि हम क्या कर सके, इसका गोल था क्या, टू एंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन, जिसमें विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन, किसके अंडर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर 12 वैक्सीन आते हैं, ठीक है। जो वो 12 वैक्सीन हमें क्या करना है, उन बच्चों को जिनकी एज 2 साल तक की है और प्रेग्नेंट वुमेन्स को उन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करवानी है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, ये मिशन 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था, हमें क्या करना है, 2 साल तक के बच्चों के हर एक, मतलब कि इसमें यही बात था कि कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, टू ईच एंड एवरी चाइल्ड तक हमें पहुंचना है और हर एक प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंचना है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर अनकवर्ड रह गए, ठीक है। देखो मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष एक्चुअल में दोनों सेम ही है। दोनों का एम यही है कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अचीव करना है, ठीक है। लेकिन जो मिशन इंद्रधनुष था उसमें क्या था, कुछ बच्चे बच गए थे। इंटेंसिफाइड मिशन इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी बच्चा ना बचे कि उनको वैक्सीनेशन ना हो, या कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन बचे ना कि उन्हें वैक्सीन ना मिले, ठीक है। तो इसमें यही था कि हर एक बच्चे और हर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो अनकवर्ड रह गई हैं, जो रह गई हैं अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनको भी हम क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो IMI दैट इज द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का जो पार्ट 2 है वो 2019 में लॉन्च किया। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन वो पहुंचते नहीं है, ठीक है। तो उसको हमें पहुंचना है और हमें क्या करना है, चिल्ड्रन को कवर करना है जो बच्चे रह गए हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी कवर करना है इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक, ठीक है। समझ में आ गई। इसमें यही बोलता है कि हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन कहीं ऐसे गांव है या कहीं ऐसे शहर है जहां तक वो वैक्सीन पहुंच नहीं पाते, तो हमें वहां तक भी उन्हें भेजना है और वहां पे भी बच्चों को कवर करना है और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको भी कवर करना है, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 टू एंश्योर रीचिंग द अनरीच्ड विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन्स एंड एक्सेलरेट द कवरेज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फेज था वो मैंने आपको बताई दिया, 2017 में लॉन्च हुआ था। ऑलरेडी इसके अंदर जो कितना मिशन इंद्रधनुष के अंदर 37.64 मिलियन चिल्ड्रन को वैक्सीनेटेड किया गया। इसके अलावा 9.46 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अभी हम ये भी पढ़ते हैं जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये एक्चुअल में 1985 में लॉन्च किया था और ये लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इट वर्ल्ड और इट इज द मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन द कंट्री। मतलब कि देखो पब्लिक इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी में इंटरवेंट कर रही है, वो दखल अंदाजी कर रही है। लेकिन किस सेक्टर में दखल अंदाजी कर रही है, हेल्थ के सेक्टर में। क्यों कर रही है, ताकि हम अपनी सोसाइटी की हेल्थ को अच्छी बना सके, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर फ्री वैक्सीन दे देते हैं हम 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अभी मैंने आपको बोला था ना UIP में नियर 12 डिजीजेस की अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी, ये 12 की 12 डिजीजेस आपको पता होने चाहिए। एक तो TB होगी, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस B, निमोनिया, मैग्नेटिस ड्यू टू द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, मिसल्स, रूबेला, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस, रूबेला, JE, रोटावायरस वैक्सीन सेलेक्टेड। इसके अलावा कुछ रोटावायरस वैक्सीन हम सिलेक्टेड स्टेट्स में दे जाते हैं जहां पे वो प्रेवलेंट है, ठीक है। आई होप आपको, देखो इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, फिर हमने मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा, फिर हमने IMI के बारे में पढ़ा दैट इज द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, फिर हमने पढ़ा IMI का फेज 2 के बारे में, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब IMI फेज 3 स्टार्ट कर दिया। तब इसमें क्या है, इसका जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हमें क्या करना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हमने 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को कवर करना है, अचीव करना है, और इम्यूनाइजेशन सिस्टम की कवरेज को सस्टेन रखना है, ठीक है।
फोकस किस पे किया जाएगा, वही दो लोग हैं, एक तो चिल्ड्रंस में और प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने अपने वैक्सीन को मिस कर दिया गया है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। तो इसमें जो बच्चे रह गए हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन रह गई हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज नहीं मिली है, तो उनको हमें वैक्सीन प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा जो बेनिफिशियरीज जो माइग्रेशन एरियाज से हैं या फिर जो अपने एरियाज में नहीं पहुंचे उनको भी हम इनमें कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंडर फेज 3 के अंदर हमें क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई किया है लो रिस्क में, मीडियम रिस्क में और हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूएसए डिसाइड टू रीइंस्टेट ईरान न्यूक्लियर डील। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। देखो गाइस आप सबको पता है कि यूएसए ने क्या कर रखा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसको रीस्टेट करेगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि है क्या एक्चुअल में। देखो यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला है कि वो ईरान के साथ कुछ बातचीत करेंगे, निगोशिएट करेंगे, वो उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे इन निगोशिएटिंग विद ईरान। इनका व्यू क्या है कि ताकि हम क्या कर सके, ईरान न्यूक्लियर डील या फिर आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको हम क्या कर सके, रीइंस्टेट कर सके, दोबारा इसको व्यू कर सके। ठीक है, तो यूएसए भी क्या करेगा, सिंपल बात यह कि यूएसए अभी ईरान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ कुछ बातचीत करेगा, निगोशिएट करेगा, ताकि ये जो डील है ईरान न्यूक्लियर डील को उसको हम दोबारा कर सके, रीइंस्टेट कर सके। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। वैसे हमने काफी बार डिस्कस किया है। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये 2015 में साइन की थी, किसके द्वारा साइन करवाई गई थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन के द्वारा साइन करवाई गई थी, ताकि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर सके, और इसको इंटरनेशनली मॉनिटर किया जाता है सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखो ये जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी इसका एम क्या था कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन ज्यादा डेवलप करता है उसको हम प्रिवेंट कर सके, क्योंकि अगर वो ज्यादा न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा तो ऑफकोर्स उसकी सेल भी हो सकती है और प्रोलिफरेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वेपन्स का सेल हो और ना उसकी जमाखोरी हो। ठीक है, हाउएवर हमने इसको कहीं ना कहीं इसको ग्रांट किया कि इंटरनेशनली उसकी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पावर प्रोग्राम है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है ईरान के। ठीक है, इसके अलावा ये जो साइन हुई थी, देखो ये आपको पता नहीं चाहिए किस किस के बीच में साइन हुई थी, ईरान के बाद और P5+1 कंट्री। P5 में देखो वही जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट है, दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके। बाकी +1 में कौन है, जर्मनी। ये आपको जर्मनी आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको यूपीएससी घुमा सकता है कि जर्मनी के अलावा 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी है। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है या फिर जो ईरान न्यूक्लियर डील है किस किस में साइन हुई थी, ईरान और P5+1 कंट्रीज में साइन हुई थी। कब, 2015 में हुई थी। क्यों हुई थी, ताकि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर सके। ठीक है, अभी क्या है, ये कहीं ना कहीं देखो यूएसए जो डिसाइड कर रहा है ईरान न्यूक्लियर डील को दोबारा देखने का, तो इससे इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं क्या करें। 2018 में क्या किया था, यूएसए ने अपने आप को इस डील से बाहर निकाल लिया, क्योंकि देखो ट्रम्प का राज था, ट्रम्प हर जगह से अपने आप को बाहर निकाल रहा था। उसी तरह 2018 में उसने ईरान न्यूक्लियर डील से भी यूएसए ने अपने आप को बाहर निकाल लिया और एक स्नैपबैक का प्रोसीजर शुरू कर दिया। कहां पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये बोल के, और उसने क्या किया, ईरान पे अपनी तरफ से यूनिलेटरली सैंक्शन इंपोज करने लगा। ठीक है, अब जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है वो अलाउ करता है कि कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, यूएन सैंक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है और ईरान पे सैंक्शन लगा सकती है, और इसी का फायदा उठा के यूएसए ने ये काम किया। अभी हमने क्या करा कि 2018 में क्या किया, यूएसए ने अपने इस डील से बाहर आया और उसने क्या किया, स्नैप एक्शंस या फिर स्नैप बैक प्रोसीजर स्टार्ट कराया, और जिसपे वो ईरान पे अपनी तरफ से यूनिलेटरली सिर्फ अपनी तरफ से ईरान पे सैंक्शन लगाने लगा। और इसके अंडर वो किसके अंडर किया, उसने इसी के अंडर करा, क्योंकि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये किसी भी पार्टी को पावर देती है कि वो सैंक्शन लगा सकता है ईरान पे, अगर ईरान किसी डील के अंडर जो एग्रीमेंट है उनके साथ कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इस रिस्पॉन्स में जो यूएस के सैंक्शन के रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या किया, अपने न्यूक्लियर वर्क को स्टेप अप किया इन वायलेशन ऑफ द, और कहीं ना कहीं इसको और वायलेट किया, जो ईरान न्यूक्लियर डील थी इसको ईरान ने वायलेट किया। अब इस रिसेंट मूव के साथ इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देखो सैंक्शन से पहले क्या है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर होता था क्रूड ऑयल का ईरान से। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और ईरान अभी कहाँ का पार्टनर है, छाबहार पोर्ट में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। ठीक है गाइस, ये आपको पता ही होगा छाबहार पोर्ट क्या है, इंडिया कहाँ बना रहा है, ईरान में बना रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एम क्या है, ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट क्या है सेंट्रल एशिया के थ्रू यूरोप में अपनी कनेक्टिविटी बना सके, तो इसलिए ये इस प्रोग्राम को इंडिया लीड कर रहा है। ठीक है, और ये किसका प्रोग्राम है, एक्चुअली ये प्रोग्राम इसलिए ताकि हम चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या कर सके, काउंटर कर सके। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज है उबेर ड्राइवर्स आर वर्कर्स नॉट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है तो वो काफी अच्छे इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो उबर के ड्राइवर्स हैं वो पहली बात वर्कर्स हैं, ना कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखो हमने काफी बार आपको डिफाइन कर रखा है गिग वर्कर्स क्या होते हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के आउटसाइड काम करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जैसे आपके जो अमेजोन के डिलीवरी बॉयज होते हैं, देखो एक्चुअल में वो भी अमेजोन से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते, वो उसके आउटसाइड काम करते हैं। ठीक है, सो गिग वर्कर्स आर दैट वर्कर्स जो काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में वो एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं होती पर उसके बाहर के एनवायरमेंट में वो काम करता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल से जुड़े होते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे अभी आपको बताया था जोमेटो या उबर ड्राइवर वगैरह हो गए, ठीक है, वो उबर से जुड़े होते हैं लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये फर्क होता है गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में। अभी क्या हुआ है, उबर ड्राइवर्स को बोला गया है कि उबर ड्राइवर्स को मिनिमम वेजेस मिलेंगे, उनका राइट है कि मिनिमम वेजेस उन्हें मिले, उनको एनुअल लीव मिली जाएगी वो भी पेड। आपको पता है जो आपके परमानेंट आप लोग अभी आपको इतना पता ही होगा, लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम करें, अगर आप वहाँ पे परमानेंट वर्कर है तो आपको वहाँ के सभी जो एंटाइटलमेंट्स है वो आप उसके एंजॉय कर सकते हो, प्रिविलेजेस एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में या टेम्परेरी वर्कर हो तो इवन कि आपको जो लीव है वो भी आपको पेड नहीं मिलती। ठीक है, या फिर आपके ऊपर जो मिनिमम वेजेस है वो सब भी आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो इस जजमेंट ने जो यूके की सुप्रीम कोर्ट ने जज करा है तो उन्होंने बोला जो उबर ड्राइवर्स हैं उनको पास पूरा राइट है कि उन्हें मिनिमम वेजेस मिलेंगे और उनको पेड एनुअल लीव भी मिलेगी, जो भी साल में जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो उनको पेड मिलेगी। इसके अलावा जो और वर्कर्स को राइट होते हैं वो भी उन्हें मिलेंगे। ठीक है, जजमेंट ने ये भी बोला है कि जो ड्राइवर की एक्टिविटीज है वो टाइटली डिफाइंड की जाती है और कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा, उबर के द्वारा। जजमेंट ने क्या किया है, कुछ और वर्कर्स के लिए भी कुछ राइट सेट करे हैं, कंपनीज के लिए सेट किए हैं इन द ब्रॉडर गिग इकोनॉमी विच हैज थ्राइव्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखो पेंडेमिक की वजह से क्या है, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जो मतलब कि जो रोजगारी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से जजमेंट ने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें सेट किए हैं वर्कर्स के लिए या फिर कंपनीज के लिए जो गिग इकोनॉमी में इंडल्ज है। ठीक है, गिग इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, इट रेफर्स टू अ फ्री मार्केट सिस्टम इन कंपनी, जिसमें क्या है हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं इंस्टेंट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं हम हायर करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं। इंडिया की अगर हम गिग इकोनॉमी देखें तो 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है वो अभी लार्जेस्ट बनी है वर्ल्ड में ड्यू टू द वाइडर अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन रिटेलिंग। क्योंकि आपको पता है स्मार्टफोन का प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, सॉरी स्मार्टफोन काफी ज्यादा इंडिया में आ रही है, डिजिटली पूरा इंडिया बन रहा है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग की इंक्रीज की वजह से इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बन गई। इसके अलावा इंडिया में 3 मिलियन गिग वर्कर्स हैं और नियर अबाउट 56% जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है वो गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी की वजह से जनरेट हो रही है। ये जो डाटा है गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ सोशल सिक्योरिटी फंड को सेटअप किया है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अभी हमने उस दिन डिस्कस किया था जब हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सब पढ़ा था, तो हमने बोला था पहली बार ऐसा है जब गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कुछ हम राइट्स लेके आ रहे हैं या हमें उनको इन्वॉल्व किया गया है अपने इन कोर्स में। हाउएवर इनके पास कुछ स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं है इस कोड के अंदर, जैसे पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब बेनिफिट्स इनको नहीं दिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है एल्डरली अब्यूज अ ग्रोइंग कंसर्न इन इंडिया शोस लेस। देखो अगेन ये जो न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर हो रही है, जैसे जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जैसे बच्चों पे होते हैं, वुमेन पे होता है, उसी तरह जो सीनियर सिटीजन हैं उन पे जो अत्याचार है, जो उन पे अब्यूज है वो बढ़ी जा रही है, ऐसा एक रिपोर्ट ने शो किया है। कौन सी रिपोर्ट है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। ये नेशनल सर्वे है कि किस तरह से जो हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन एज हो रही है, मतलब कि जैसे बुढ़ापा आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए कि उन लोगों की हेल्थ कैसी है, इकोनॉमिक कैसे है वो, ठीक है, कितने मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, सोशल डिटर्मिनेंट्स और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एज हो रही है तो इसके क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है। इस रिपोर्ट की क्या हाईलाइट्स है जरा हम देखते हैं। एटलीस्ट 5% जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है वो इल ट्रीटमेंट फेस कर रही है, चाहे वो फिजिकल हो,
चाहे सेक्सुअल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो या फाइनेंशियल हो 2020 में। आप देख सकते हो कि 2020 में जो भी हमारी इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, उसमें से जो 5% पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अब्यूज फेस कर रही है, अब वो किसी भी तरह की हो। इल ट्रीटमेंट जो रिलेटिवली किस में ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ऑफकोर्स एल्डरली वुमेन में ज्यादा फ्रीक्वेंट है, या फिर जो सीनियर सिटीजन रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो ज्यादा फेस कर रहे हैं। इनकम का उनके पास कोई सोर्स नहीं है और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो इल ट्रीटमेंट से ज्यादा वल्नरेबल है। इसके अलावा लॉट ऑफ वुमेन है जो अपनी पार्टनर्स को खो चुकी है ओल्ड एज में, क्योंकि आपको पता ही है मैक्सिमम जो वुमेन है वो पहले विडो हो जाती हैं, ठीक है। तो फर्दर अ लॉट ऑफ वुमेन लॉस देयर पार्टनर्स टू ओल्ड एज, जिसकी वजह से उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसके अलावा 2019 में अगर देखा जाए तो 6% जो इंडिया की पॉपुलेशन जिनकी एज मतलब कि 65 प्लस है, उन वो क्या कर रही है, मतलब कि इल ट्रीटमेंट फेस करी है। 2050 तक ये माना जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन की जो प्रोपोर्शनल है वो नियरली 20% बढ़ जाएगा, क्योंकि गाइस आप सबको पता होगा कि अगर आपको मतलब किसी डिकेड में देखा जाएगा तो आपको पता हो कि 80 से लेके या मतलब 2000 तक के जो डिकेड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी वो पॉपुलेशन ग्रोथ किसी और डिकेड में नहीं हुई। 2000 के बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से 2050 तक आप लोग भी, जो हम लोग भी है ना, वो भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो तब तक जो सीनियर सिटीजन की जो कैटेगरी है वो मतलब कि जो नंबर है वो 20% पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए गए हैं ताकि वो एल्डरली को इन अब्यूज से प्रिवेंट कर सके। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, ये 1999 में आया था। इसमें जो स्टेट होती है वो क्या करता है, फाइनेंशियली और फूड मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करती है सीनियर सिटीजन को, और फूड सिक्योरिटी को उनको प्रोवाइड करती है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मेंटेनेंस एक्ट 2007 के अंदर वो क्या करती है, ताकि एल्डरली पेरेंट्स को लोग छोड़ ना दें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे छोड़ ना दें, तो उनके मेंटेनेंस के लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये काफी योजनाएं हैं ताकि हम एल्डरली लोगों को क्या कर सके, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो जैसे सोशल असिस्टेंस, जैसे आपको पता है एल्डरली लोगों को 60 प्लस के लोगों को पेंशन भी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। अब हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर सर्वे है, जिसमें हम ये कुछ पॉलिसीज डिजाइन करते हैं ओल्डर पॉपुलेशन के लिए। सर्वे को अंडरटेकन किया जाता है किसके अंडर, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। किसके साथ कोलैबोरेट करके, थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस इन कोलैबोरेशन विद यूएन पॉपुलेशन फंड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एज, ठीक है। तो आप देख सकते हो सर्वे में कौन कौन शामिल है, 4 शामिल है। एक तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली हो गया, सेकंड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, साथ में यूएन पॉपुलेशन फंड, फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग। नेक्स्ट न्यूज है, Delhi schools colleges have much higher levels of indoor air population, IIT Delhi study, ठीक है। अगेन गाइस ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो अभी क्या है, IIT दिल्ली में एक स्टडी करी है जिसमें बताया कि दिल्ली के स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है स्कूल्स में की गई है, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस, सिनेमा हॉल, डिफरेंट जगह में इस स्टडी को कंडक्ट किया गया। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 की जो कंसेंट्रेशन लेवल है वो 2 से 5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू परमिसिबल लिमिट। मतलब कि पीएम 2.5 और पीएम, देखो ऐसी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, आप सबको पता होना चाहिए, इनकी जो कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, जो इनकी लिमिटेड होनी चाहिए, उस लिमिट से 2 से 5 गुना ज्यादा ये प्रेजेंट है इन सब एरियाज में जो सीपीसीपी के द्वारा कंडक्ट किए गए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अगर बोला गया है कि ये सिर्फ इतने पीपीएम होना चाहिए, 10 पीपीएम होना चाहिए या इतने पीपीएम होना चाहिए, वो इतने ना प्रेजेंट होके 2 से 5 गुना ज्यादा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट करता है, ठीक है, फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी इन इंडिया। इसके अलावा अगर WHO की 24 आवर एवरेज लिमिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लेवल्स है वो 10 से 15 गुना ज्यादा है। अब क्या कोज है कि ये जो इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा है? सबसे पहले जो लोग स्मोकिंग करते हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, उसकी वजह से। सेकंड क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि या तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जो स्कूल्स कॉलेजेस बना रखे हैं उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर वहां पे जो ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, मतलब कि बच्चे ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे होने चाहिए, 50 की वजह से 80 बच्चे हैं, ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। इसके अलावा केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है, आप सबको पता है यार, अगर आप फिनोल यूज करते हो या लिजोल यूज करते हो, ठीक है, क्लीन करने के लिए,
फ्लोर क्लीनर यूज करते हो, कुकिंग ऑयल यूज करते हो, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उनका जो लेवल है वो ज्यादा है। इसके अलावा इंडोर एयर पोल्यूशन के क्या क्या हो सकते हैं? कुकिंग, अगर आप बायोमास यूज करते हो, अगर आप बायोमास आपको पता है, गोबर, काऊ डंग यूज करके अगर आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आप जो पेंटिंग की वजह से जो गैसेस रिलीज होती हैं, एयरबोर्न पार्टिकल्स फ्रॉम डीजल एग्जॉस्ट, ये सब की वजह से भी क्या है, पॉपुलेशन का कोज है। इसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है जरा हम देखते हैं। इसके अलावा कुछ जो हेल्थ रिस्क है, ऑफकोर्स उनका जो पोटेंशियल है वो बढ़ सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इस तरह की जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो आपको हो सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है कि जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, ये जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज है, उनको भी इम्पैक्ट करेगा। आपकी IQ, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज, इन सबको वो इफेक्ट करेगा। इसके अलावा आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा। क्यों? फैटीग की वजह से, डिजीनेस, एलर्जीज, साइनस पोल्यूशन, इन सब की वजह से। WHO ने डिजाइन किया कि जो इंटरनल एयर पोल्यूशन है, इट इज वन ऑफ द 4 मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में चल रही है। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम जो इंडोर एयर पोल्यूशन को एड्रेस कर सके, जैसे उन्नत चूल्हा अभियान, ताकि हम जो बायोमास को कुक यूज करके कुकिंग करते हैं उसको हम एड्रेस कर सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये सब इसलिए ली गई है ताकि हम क्या कर सके, इंडोर एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज। सबसे पहले न्यूज है 1 रैंक 1 पेंशन। तो क्या 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ये था कि आर्म्ड फोर्सेस में जो भी सेम रैंक पे हैं उन्हें सेम पेंशन दी जाएगी, चाहे वो रिटायर हो गया या फिर वो अभी सर्विस में है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो सेम रैंक में रिटायर हो रहे हैं विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायर। मतलब कि अगर एक बंदा 2010 में रिटायर हुआ है, एक बंदा 2020 में रिटायर हुआ है, तो अगर वो सेम रैंक पे रिटायर हुए हैं तो अब जो उनकी जो पेंशन की जो अमाउंट है वो सेम जाएगा। ठीक है, इसलिए वो एक गैप को ब्रिज करेगा बिटवीन द रेट ऑफ पेंशन ऑफ करंट एंड द पास्ट रिटायर्ड द पीरियोडिक इंटरवल। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो ये इंप्लीमेंट करी है 1 रैंक 1 पेंशन, ये 2015 से इंप्लीमेंट करी है। हाउएवर इसको हर 5 साल बाद हम रिवाइज करते हैं। पेटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है ताकि कुछ पेंशन बेनिफिट्स को रिवाइज करें ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ पीरियोडिक रिवीजन ऑफ 5 से। मतलब कि देखो आपको क्या बोला है कि हर 5 साल बाद हम रिव्यू करते हैं, तो इनमें बोला कि 5 साल बाद रिव्यू करने से अच्छा है कि ऑटोमेटिकली जो भी पेंशन के बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो पास्ट में जो रिटायर हो चुके हैं उनको अपने आप रिस्टोर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ग्रांटेड ड्रोन यूज परमिशन। देखो ड्रोन यूज परमिशन आपको समझ में आई होगा। अभी जो परमिशन है वो ग्रांट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कि वो ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग डाटा कलेक्शन के लिए एग्रीकल्चर एरियाज में 100 डिस्ट्रिक्ट के 4 ग्राम पंचायत लेवल ईल्ड एस्टिमेशन अंडर पीएम फसल बीमा योजना। आपको पता ही होगा जो पीएम फसल बीमा योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो 2016 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर क्या है, पीएम फसल बीमा योजना ने भी रिकमेंड किया है कि हमें ड्रोन्स यूज करने की को परमिशन दी जाए ताकि हम क्रॉप का क्या लॉस होने वाला है उसको हम एस्टिमेट कर सकें। नेक्स्ट है एक्यूट एम्फिलिटिस सिंड्रोम। ठीक है, अभी क्या ईयर का इस साल का पहला जो केस है वो बिहार में रिपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट एम्फिलिटिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, फीवर होता है, एक्यूट फीवर होता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल आपको इश्यूज हो सकते हैं जैसे मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, डिसओरिएंटेशन, कोमा, डिलीरियम, ये सब हो सकता है। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, स्पिरोसाइट, केमिकल टॉक्सिन किसी की वजह से भी हो सकता है। प्रीडोमिनेंटली किस लोगों को इफेक्ट करता है, जो बच्चे 15 साल से कम होते हैं। लोकली इसे वहां पे चमकी बुखार भी बोलते हैं बिहार में। ठीक है, ये मेनली कहाँ पे होता है, नॉर्थ बिहार में जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये मोस्ट प्रिवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हेलिना एंड ध्रुवस्तरा सक्सेसफुली टेस्ट। देखो हेलिना क्या है, ये आर्मी वर्जन है, ध्रुवस्तरा क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स वर्जन है। 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। ये सिस्टम में क्या है, ऑल वेदर, देखो किसी भी वेदर में ऑपरेट कर सकते हैं, क्या दिन में भी क्या ऑपरेट कर सकते हैं, रात में भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, और ये बैटल टैंक्स को डिफीट कर सकता है विद कन्वेंशनल आर्मर एज वेल एज विद एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। ठीक है, इनको डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय DRDO। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं, ओनली हमारे इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप प्राणाया। ये 2nd शिप है जो इंडियनली बिल्ट प्रभाल क्लास की मिसाइल वेसल है। ठीक है, इट इज फिटेड विद एन एरो वेपन्स एंड सेंसर। इसमें कुछ वेपन्स हैं डिफरेंट तरह के जो उसमें फिट है, सेंसर्स भी हैं, एंड लॉन्ग रेंज सर्विस टू सरफेस मिसाइल भी है इसके अंदर।
ठीक है। जो INS प्रलय है इसने अभी पार्टिसिपेट किया कहाँ पे, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन में और साथ में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में, जो कि UAE के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कंट्री है, उसके द्वारा 2 एग्जीबिशंस को क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसमें हमारी इंडियन नेवल शिप प्रलय ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है ट्रोपेक्स 2021, दैट इज अ थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये बाईएनुअल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमारी इंडियन नेवी, ट्राई सर्विस कमांड एट पोर्ट ब्लेयर और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट है। ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। देखो आपको पता होगा ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में इसको फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, हमारे नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ के द्वारा 1921 में, ठीक है। और अभी इसकी यूनिवर्सिटी के सेटअप को 100 साल पूरे हो गए हैं। ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को मतलब कि काउंटर करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। ये सेंटर्ड कहाँ थी, मतलब कि इसका मेन फोकस कहाँ पे था कि हाउ हम अपनी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज को हम किस तरह रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और परफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर इसमें फोकस किया गया था। आज की लास्ट दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है। देखो छत्रपति शिवाजी कहाँ पे पैदा हुए थे, शिवनेर में पैदा हुए थे। टू शाहजी भोसले और जीजाबाई इनकी माँ और पिताजी का नाम है। और ही इनहेरिटेड जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर इन 1637। इनके मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से शिवाजी ने डेक्कन में और वेस्टर्न इंडिया में लैंड को एक्वायर कर लिया था और इनको 1674 में मराठास का किंग बना दिया था एट रायगढ़। इन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा इंडिया की नेवी जो वेस्टर्न कमांड है, इसको हम INS एंग्रे भी बोलते हैं, वो शिवाजी के कन्नोही एंग्रे के नाम पे ही रखा गया था। शिवाजी को मास्टर ऑफ गुरिल्ला वेलफेयर का भी बोला जाता है। गुरिल्ला वेलफेयर आप सबको पता होगा, ये मेनली रात में किया जाता था, तो इनका उसको मास्टर बोला था, ठीक है। इसके अलावा कल जो 19 फरवरी की कल मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से रह गई थी, वो हम न्यूज कवर कर लेते हैं। पता नहीं आज हुई है, नहीं हो गई, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जो छोटी छोटी न्यूज जो रह गई थी उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उन्होंने क्या किया, 25 सिटीज के नेम को अनाउंस किया गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया है फॉर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। देखो जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है इसमें होगा, ये 3 साल का इनिशिएटिव है जिनमें हम इन 25 सिटीज को सपोर्ट करेंगे कि वो डेवलप कर सकें या कुछ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके कि किस तरह से वहां पे उन सिटीज में जो बच्चों की, यंग चिल्ड्रन की लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और वहां के जो केयर गिवर्स जो फैमिलीज हैं उनकी लाइफ को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सिटीज को जो इन 25 सिटीज को हमने अनाउंस किया गया है वो उनको क्या फायदा होगा, उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि किस तरह से वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सके टू क्रिएट असेसिबल सेफ वॉकेबल स्ट्रीट्स फॉर यंग चिल्ड्रन एंड फैमिली। नेक्स्ट है महाबू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च। तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च है इसका काम किया है, इस प्रोग्राम का एम क्या है, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारी इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर सके या फिर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां पे स्टार्ट कर सके जो मेनली रिवर ब्रह्मपुत्र पे रह रहे हैं लोग या फिर रिवर बराक पे रह रहे हैं, ठीक है। इस ओकेजन पे प्रधानमंत्री ने क्या किया है, रो पार्क वेसल ऑपरेशंस को इनॉग्रेट किया है, किस किस के बीच में, बिटवीन नीमती मजूली आइलैंड, आपको पता है मजूली आइलैंड रिवरिन आइलैंड है, नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी एंड डुबरी हस्तिनापुर, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, कुछ टूरिस्ट जेटीज का कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हम रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रमोट कर सके, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और हम लोकल बिजनेसेस का वहां पे ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या, ताकि हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी वहां पे स्टार्ट कर सके जो लोग मेनली ब्रह्मपुत्र या बराक रिवर पे रह रहे हैं। नेक्स्ट है 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी क्या हैदराबाद सिटी को चूज किया गया एज वन ऑफ द अमंग 123 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, किसके द्वारा, बाय अर्बन डे फाउंडेशन ज्वाइंटली विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गाइस अभी क्या है, 3 सिटी ऑफ वर्ल्ड में किसको सिलेक्ट किया गया, हमारे इंडिया में से हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसके अंदर मेनली 120 सिटीज को क्या किया गया है, चूज किया गया है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में से जिसको चूज किया गया है वो हैदराबाद है। इट इज द ओनली इंडिया सिटी जिसको ये रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। और इसको रिकॉग्निशन देता कौन है, एक तो FAO साथ में अर्बन डे फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा को सिलेक्ट किया गया। इसको रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो सिटी है इट इज वेरी, ये बहुत कमिटेड है
ताकि हम इस सिटी में ग्रो कर सके और मेंटेन कर सके अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हमने हैदराबाद को इसमें इंक्लूड किया गया है या उसको सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये कि हैदराबाद इज वेरी कमिटेड ताकि वहां पे जो एफॉरेस्टेशन है, जो अर्बन फॉरेस्ट्री है, वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो। देखो ये एक हैंडहेल्ड रेडियो डिवाइस है जो भी डीआरडी की तरह डेवलप किया गया है। ये करेगा जो कॉम्बैट नेट रेडियो है उसको रिप्लेस करेगा, जो वॉइस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता था और ये लिमिटेड था और इसका कोई डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी नहीं। देखो गाइस अभी क्या है, पहले क्या था, कॉम्बैट नेट रेडियो था जो क्या करता था, सिर्फ आप वॉइस अपनी कम्युनिकेट कर सकते हो लेकिन इनमें कोई डाटा का ट्रांसमिशन आप नहीं कर सकते। लाइक आप कोई पिक्चर नहीं शेयर कर सकते या फिर कोई कुछ और शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपनी वॉइस को शेयर कर सकते। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है ये क्या करेगा, आपकी डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को भी एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस क्लैरिटी, जैसे आप सिंपल करो, पहले आपके पास नोकिया के फोन होते थे, उसमें सिर्फ आप फोन पे बात कर सकते थे, इसके आप कुछ डाटा नहीं एक दूसरे को भेज सकते थे। लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने डाटा को भी भेज सकते हो, वॉइस क्लैरिटी आपकी इंक्रीज होगी। इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन एक्यूरेसी भी होगी और इन स्पेक्ट्रल मतलब अगर आप नॉइस एनवायरनमेंट पे अगर आप बात करो तो वहां पे जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें एक्यूरेसी भी होगा और ग्रेटर सिस्टम सिक्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है H5N8। ये आपको पता होगा ये क्या है, ये एक्चुअली बर्ड फ्लू है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा है जो अभी बिहार में अलर्ट किया गया है क्योंकि वहां पे जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है कहाँ पे डिटेक्ट किया गया, क्रो में डिटेक्ट किया गया। ठीक है, कौवे में। ठीक है, जो बर्ड फ्लू वायरल डिजीज है किसकी वजह से होती है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है जो कॉन्टैक्ट से मतलब कम्युनिकेबल है और एक बर्ड से दूसरे बर्ड या एनिमल तक भी फैल सकती है। ये जनरली पोल्ट्री बर्ड्स को इफेक्ट करता है जैसे चिकन वगैरह को या टर्कीज वगैरह को। इसके अलावा ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकता है और ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, अगर आप कोई इन्फेक्टेड चिकन खा लेते हो या एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हो या उनके कंटेमिनेट एनवायरनमेंट में अगर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट न्यूज है गिनी इबोला आउटब्रेक। पहली दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम द डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड इन द कंट्री सिंस द एंड ऑफ डिवास्टेटिंग वेस्ट अफ्रीका। देखो जो हमारा इबोला आउटब्रेक था 2016 में ही हमारे इंडिया से एलिमिनेट हो गया था। अभी जो इबोला वायरस डिजीज है वो रेयर डिजीज है और डेडली डिजीज है जो पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में। ये जो वायरस है ये मेनली कहाँ पे प्रेवलेंट है, सब साहारन अफ्रीका में। जो लोगों को इबोला कैसे हो सकता है, अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं विद एन इन्फेक्टेड एनिमल या फिर सिक या डेड पर्सन जो इबोला वायरस से इफेक्टेड है। लेकिन अगर आप इबोला वायरस से कोई इफेक्ट है, अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आपको भी इबोला वायरस हो सकता है। अभी क्या यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि इबोला की जो वैक्सीन है उसको अप्रूव किया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इबोला वायरस। ठीक है, अब इसकी जो वैक्सीन का उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ट्रेड नेम है एल्वेबो। ठीक है, लास्ट न्यूज है दैट इज द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। अभी क्या जो सेकंड एडिशन है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का उसको लॉन्च किया गया है और जो फर्स्ट एडिशन था डिक्शनरी का उसको 2018 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च इसके द्वारा किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। डिक्शनरी को डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। 20 फरवरी के भी और 19 फरवरी के जो रह गए थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।